स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित अमृता प्रीतम की कहानी गुलियाना का एक खत। टहनी पत्तों से भर गई थी, पर उस पर फूल नहीं लगते थे। मैं रोज पत्तों का मुंह देखती थी और सोचती थी कि चंपा कब खिलेगा। गमला कितना भी बड़ा हो, पर गमले में चंपा नहीं फूलती। मुझे एक माली ने बताया था और कहा था कि इस पौधे की जड़ों को धरती की जरूरत होती है, और मैं उस पौधे को गमले में से निकाल कर धरती में रोप रही थी कि एक औरत मुझसे मिलने के लिए आई। तुम्हें कहाँ कहाँ से पूछती और कहाँ कहाँ से खोजती आई हूँ। तुम नीली आंखों वाली सुंदरी, मेरा नाम गुलियाना है। फूल सी औरत, पर लोहे के पैरों चलकर पहुंची हूँ। मुझे 2 साल होने को आए हैं चलते हुए। किस देश से चली हो? युगोस्लाविया से। भारत में आई कितना समय हुआ? 1 महीना। बहुत लोगों से मिली हूँ, कुछ औरतों से बड़ी चाह से मिलती हूँ। तुमसे मिले बगैर मुझे जाना नहीं था, इसलिए कल से तुम्हारा पता पूछ रही थी। मैंने गुलियाना के लिए चाय बनाई और चाय का प्याला उसे देते हुए भूरे बालों की एक लट उसके माथे से हटाई और उसकी नीली आंखों में देखा और कहा, अच्छा, अब बताओ गुलियाना, तुम्हारे पाँव में लोहे के ही सही, पर ये क्या अभी तुम्हारे हुस्न और तुम्हारी जवानी का भार उठाकर थके नहीं? ये देश देशांतर में भटकते क्या खोज रहे हैं? लियाना ने लंबी सांस लेकर मुस्कुरा दिया। जब किसी की हंसी में एक विश्वास खुला हुआ हो, उस समय उसकी आंखों में जो चमक उतर आती है, मैंने वह चमक गुलियाना की आंखों में देखी। मैंने अभी तक लिखा कुछ नहीं, पर लिखना बहुत चाहती हूँ। मगर कुछ भी लिखने से पहले मैं यह दुनिया देखना चाहती हूँ। अभी बहुत दुनिया बाकी पड़ी है जो मैंने देखी नहीं है, इसलिए मैं अभी थकने की नहीं। पहले इटली गई थी, फिर फ्रांस, फिर ईरान और जापान। पीछे कोई तुम्हारी बाट देखता होगा। मेरी माँ मेरी बाट देख रही है। उसे जब तुम्हारा खत मिलता होगा, तब कितनी चहक उठती होगी वह मेरे हर एक खत को मेरा आखिरी खत समझ लेती है। उसे यह यकीन नहीं आता कि फिर कभी मेरा और खत भी आएगा। क्यों? वह सोचती है कि मैं इसी तरह चलती चलती रास्ते में कहीं मर जाऊंगी। मैं उसे खूब लंबे लंबे खत लिखती हूँ। आंखें तो वह खो बैठी है, पर मेरे खत किसी से पढ़वा लेती है। इस तरह वह मेरी आंखों से दुनिया को देखती रहती है। अच्छा गुलियाना, तुमने जितनी भी दुनिया देखी है, वह तुम्हें कैसी लगी? किसी जगह ने हाथ बढ़ाकर तुम्हें रोका नहीं कि बस और कहीं मत जाओ? चाहती थी कि कोई जगह मुझे रोक ले, मुझे थाम ले, बांध ले, पर जिंदगी के किसी हाथ में इतनी ताकत नहीं आई। मैं शायद जिंदगी से कुछ अधिक मांगती हूँ, जरूरत से ज्यादा। मेरा देश जब गुलाम था, मैं आज़ादी की जंग में शामिल हो गई थी। कब? 1941 में हमने लोक राज्य के लिए बगावत की। मैंने इस बगावत में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, चाहे मैं तब छोटी सी ही रही होंगी। वे दिन बड़ी मुश्किल के रहे होंगे। 4 साल बड़ी मुसीबतों भरे थे। कई कई महीने छिप कर काटने होते थे। कई बार दुश्मन हमारा पता पा गए। हमें एक पहाड़ी से चलकर दूसरी पहाड़ी पर पहुंचना होता था। एक रात हम 60 मील चले थे। 60 मील? तुम्हारे इस नाजुक से बदन में इतनी जान है गुलियाना? यह तो एक रात की बात है। तब हम करीब 300 साथी रहे होंगे, पर सारी उम्र चलने के लिए कितनी जान चाहिए, और वह भी अकेले। गुलियाना, चलो कोई खुशी की बात करें। मुझे कोई गीत सुनाओ। तुमने कभी गीत लिखे हैं गुलियाना? पहले लिखा करती थी, फिर इस तरह महसूस होने लगा कि मैं गीत नहीं लिख सकती। शायद अब लिख सकूंगी। कैसे गीत लिखोगी गुलियाना? प्यार के गीत? प्यार के गीत लिखना चाहती थी, पर अब शायद नहीं लिखूंगी। हालांकि एक तरह से वे प्यार के गीत ही होंगे, पर उस प्यार के नहीं जो एक फूल की तरह गमले में रोपा जाता है। मैं उस प्यार के गीत लिखूंगी जो गमले में नहीं उगता, जो सिर्फ धरती में उग सकता है।
गुलियाना की बात सुनकर मैं चौंक उठी। मुझे वह चंपा का पेड़ याद हो आया, जिसे अभी अभी मैंने गमले से निकालकर धरती में लगाया था। मैं गुलियाना के चेहरे की ओर देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे इस धरती को गुलियाना के दिल का और गुलियाना के हुस्न का बहुत सा कर्जा देना हो। गुलियाना मुझे लेनदार प्रतीत हो रही थी, पर मुझे उसकी ओर देखते लगा कि यह धरती कभी भी उसका ऋण नहीं चुका पाई थी। गुलियाना, मैं इसलिए कहती थी कि मैं शायद जिंदगी से कुछ अधिक चाहती हूँ, जरूरत से ज्यादा। यह जरूरत से ज्यादा नहीं गुलियाना, सिर्फ उतना जितना तुम्हारे दिल के बराबर आ सके। पर दिल के बराबर कुछ नहीं आता। हमारे देश का एक लोकगीत है, तेरी डोली को कहारों ने उठाया, खाट को कौन कंधा दे, मेरी खाट को कौन कंधा देगा। गुलियाना, तुमने क्या किसी को प्यार किया था? कुछ किया जरूर था, पर वह प्यार नहीं था। अगर प्यार होता तो जिंदगी से लंबा होता। साथ ही मेरे महबूब को भी मेरी उतनी ही जरूरत होती जितनी मुझे उसकी जरूरत थी। मैंने विवाह भी किया था, पर यह विवाह उस गमले की तरह था जिसमें मेरे मन का फूल कभी न उगा। पर यह धरती, तुम्हें इस धरती से डर लगता है? धरती तो बड़ी जरखेज है गुलियाना, मैं धरती से नहीं डरती। पर मुझे मालूम है तुम्हें जिस चीज से डर लगता है, मुझे भी यह डर लगता है। और इसी डर से रुष्ट होकर तो मैं दुनिया में निकल पड़ी हूँ। आखिर एक फूल को इस धरती में उगने का हक क्यों नहीं दिया जाता, जिस फूल का नाम औरत हो? मैंने उन लोगों से हट ठाना हुआ है जो किसी फूल को इस धरती में उगने नहीं देते, खासकर उस फूल को जिसका नाम औरत हो। यह सभ्यता का युग नहीं, सभ्यता का युग तब आएगा जब औरत की मर्जी के बिना कोई औरत के जिस्म को हाथ नहीं लगाएगा। सबसे अधिक मुश्किल तुम्हें कब पेश आई थी? ईरान में। मैं ऐतिहासिक इमारतों को दूर दूर तक जाकर देखना चाहती थी, पर मेरे होटल वालों ने मुझे कहीं भी अकेले जाने से मना कर दिया। मैं वहां दिन में भी अकेले नहीं घूम सकती थी। फिर बीच बीच में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। उसी होटल में एक आदमी ठहरा हुआ था जिसके पास अपनी गाड़ी थी। उसने मुझसे कहा कि जब तक वह होटल में है मैं उसकी गाड़ी ले जाया करूं। वह मेरे साथ कभी नहीं गया, पर उसने अपनी गाड़ी मुझे दे दी, ड्राइवर भी दे दिया। मुझे वह सहारा ओढ़ना पड़ा, पर ऐसा कोई भी सहारा हमें क्यों ओढ़ना पड़े? जापान में भी मुश्किल आई। वहां मुझे सबसे बड़ी मुश्किल पड़ी। सिर्फ एक रात एक शराबी ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया था। मैंने उसी समय कमरे में से टेलीफोन करके होटल वालों को बुला लिया था। एक बार फ्रांस में जाने क्या हो जाता अगर कहीं जोरों की बरसात न शुरू हो गई होती। मैं एक बगीचे में बैठी हुई थी। सामने कुछ दूरी पर एक पहाड़ था। मैं वहां जाना चाहती थी। दो आदमी काफी देर से मेरा पीछा कर रहे थे। मैं जानती थी कि अगर मैं पहाड़ की किसी निर्जन जगह पर चली गई तो ये आदमी वहां जाकर जाने क्या करें। पर मेरे दिल में गुस्सा खोल रहा था कि मैं इन गुंडों से डरकर पहाड़ पर क्यों न जाऊं। इसीलिए मैं बगीचे में से उठकर उस तरफ चल पड़ी। कुछ दूर गई कि जोरों से बरसात होने लगी। मुझे अपने होटल में लौटना पड़ा। पर यह सब गलत है। मैं यही सोचती हुई चली जाती हूँ कि आखिर यह सब अभी तक इतना गलत क्यों बना हुआ है, जब मनुष्य अपने को इतना सभ्य और इतना उन्नत मानने लगा है। तुम अपने गुजारे के लिए क्या करती हो गुल? छोटे छोटे सफरनामे लिखती हूँ, छपने के लिए अपने देश में भेज देती हूँ। कुछ पैसे मिल जाते हैं, कुछ अनुवाद करके भी कमा लेती हूँ। मुझे फ्रेंच अच्छी आती है। मैं फ्रेंच की पुस्तकों का अपनी भाषा में अनुवाद करती हूँ। वापस जाकर मैं एक बड़ा सफरनामा लिखूंगी, शायद गीत भी लिखूं। आजकल जब मैं सोती हूँ तो एक गीत मेरे दिल में मंडराने लगता है, पर जब मैं जागती हूँ तो मैं उसे खोज नहीं पाती। अच्छा गुलियाना, और बातें छोड़ो, मुझे उस गीत की बात सुनाओ। मैंने गीत नहीं कहा, गीत की बात कही है। बात ही तो मुझे अभी तक मालूम नहीं है। मैं वह बात खोज रही हूँ जिसमें से गीत उगते हैं।
बिना बात के ही दो पंक्तियां जोड़ी हैं, इससे आगे नहीं जुड़ती। बात के बिना भला गीत कैसे जुड़ेगा? गुलियाना ने कहा और एक टूटे हुए गीत की तरह मेरी ओर देखा। फिर गुलियाना ने गीत की दो पंक्तियां सुनाई। आज किसने आसमान का जादू तोड़ा, आज किसने तारों का गुच्छा उतारा। आज किसने आसमान का जादू तोड़ा, आज किसने तारों का गुच्छा उतारा और चाबियों के गुच्छे की तरह बांधा, मेरी कमर से चाबियों को बांधा। और गुलियाना ने अपनी कमर की ओर संकेत कर मुझसे कहा, यह चाबियों के गुच्छे की तरह मुझे कई बार तारे बंधे हुए महसूस होते हैं। मैं गुलियाना के चेहरे की ओर देखने लगी। तिजोरियों की चाबियों को चांदी के छल्लों में पिरोकर बना गुच्छा उसने अपनी कमर में बांधने से इनकार कर दिया था और उसकी जगह वह तारों के गुच्छे अपनी कमर में बांधना चाहती थी। गुलियाना के चेहरे की ओर देखती हुई मैं सोचने लगी कि इस धरती पर वे घर कब बनेंगे जिनके दरवाजे तारों की चाबियों से खुलते हों। तुम क्या सोच रही हो? सोचती थी कि तुम्हारे देश में भी औरतें अपनी कमर में चाबियों का गुच्छा बांधती हैं। हमारी माँ दादियाँ अपनी कमर में चाबियाँ बांधा करती थी। चाबियों से घर का ख्याल आता है और घर से औरत के आदिम सपने का। देखो, इस सपने को खोजती खोजती मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। अब मैं अपने गीतों को यह सपना अमानत दे जाऊंगी। धरती के सिर तुम्हारा कर्ज और बढ़ जाएगा। कर्ज की बात सुनकर गुलियाना हंसने लगी। उसकी हंसी उस लेनदार की तरह थी जिसके कागजों पर लिखी हुई कर्ज की सारी गवाहियां झूठी निकल आई हों। गुलियाना के चेहरे की ओर देखते मुझे ऐसा लगा कि थाने के किसी सिपाही को अगर गुलियाना का हुलिया अपने कागजों में दर्ज कराना पड़े तो वह इस तरह लिखेगा, नाम गुलियाना सायनोबिया, बाप का नाम निकोलियन सायनोबिया, जन्म शहर मैसेडोनिया, कद 5 फुट 3 इंच, बालों का रंग भूरा, आंखों का रंग सलेटी, पहचान का निशान उसके निचले होठ पर एक तिल है और बाईं ओर की भौं पर छोटे से जख्म का निशान है। और गुलियाना की बातें सुनते हुए मुझे इस तरह लगा कि किसी दिल वाले इंसान को अगर अपनी जिंदगी के कागजों में गुलियाना का हुलिया दर्ज करना हो तो इस तरह लिखेगा, नाम फूल की महक सी एक औरत, बाप का नाम इंसान का एक सपना, जन्म शहर धरती की बड़ी जरखेज मिट्टी, कद उसका माथा तारों से छूता है, बालों का रंग धरती के रंग जैसा, आंखों का रंग आसमान के रंग जैसा, पहचान का निशान उसके होठों पर जिंदगी की प्यास है और उसके रोम रोम पर सपनों का बौर पड़ा हुआ है। हैरानी की बात यह थी कि जिंदगी ने गुलियाना को जन्म दिया था, पर जन्म देकर उसकी खबर पूछना भूल गई थी। पर मैं हैरान नहीं थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि जिंदगी को बिसार देने वाली बड़ी पुरानी आदत है। मैंने हंसकर गुलियाना से कहा, हमारे देश में एक बूटी होती है जिसे हम ब्राह्मी बूटी कहते हैं। हमारी पुरानी किताबों में लिखा हुआ है कि ब्राह्मी बूटी पीसकर जो कुछ दिन पी ले उसकी स्मरण शक्ति लौट आती है। मेरा ख्याल है कि जिंदगी को ब्राह्मी बूटी पीसकर पीनी चाहिए। गुलियाना हंस पड़ी और कहने लगी, तुम जब कोई प्यारा गीत लिखती हो या कोई भी जब कोई बड़ा प्यारा लिखता है तो वह जंगल में से ब्राह्मी बूटी की पत्तियां ही तोड़ रहा होता है। शायद कभी वह दिन आएगा जब जिंदगी को हम अपनी बूटी पिला देंगे, उसे भूल जाने की यह आदत नहीं रहेगी। गुलियाना उस दिन चली गई, पर ब्राह्मी बूटी की बात पीछे छोड़ गई। मैं जब भी कहीं कोई प्यारा गीत पढ़ती, मुझे उसकी बात याद आ जाती कि हम सब मन के जंगल में से ब्राह्मी बूटी की पत्तियां बूंद बीन रहे हैं। हम किसी दिन जिंदगी को शायद इतनी बूटी पिला देंगे कि उसे हम याद आ जाएंगे। 5 महीने होने को हैं, मुझे गुलियाना का एक भी खत नहीं मिला और जब अब महीने पर महीने बीतते जाएंगे, गुलियाना का खत कभी नहीं आएगा, क्योंकि आज के अखबार में ये खबर छपी हुई है कि दो देशों की सीमा पर कुछ फौजियों ने एक परदेसी औरत को
खेतों में घेर लिया। औरत को बड़ी चिंताजनक हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। उसका पासपोर्ट और उसके कागज आग से जली हुई हालत में मिले। औरत का कद 5 फुट 3 इंच है। उसके बालों का रंग भूरा और आंखों का रंग सलेटी है। उसके निचले होठ पर एक तिल है और उसकी बाईं बाहों पर एक छोटे से जख्म का निशान है। ये अखबार की खबर नहीं, सोच रही हूँ, ये गुलियाना का एक खत है। जिंदगी के घर से जाते हुए उसने जिंदगी को एक खत लिखा है और उसने खत में जिंदगी से सबसे पहला सवाल पूछा है कि आखिर इस धरती में उस फूल को आने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता जिसका नाम औरत हो। और साथ ही उसने पूछा है कि सभ्यता का वह युग कब आएगा जब औरत की मर्जी के बिना कोई मर्द किसी औरत के जिस्म को हाथ नहीं लगा सकेगा। और तीसरा सवाल उसने यह पूछा है कि जिस घर का दरवाजा खोलने के लिए उसने अपनी कमर में तारों के गुच्छे को चाबियों के गुच्छे की तरह बांधा था, उस घर का दरवाजा कहाँ है।